चलिए अब हम बात करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में आईपी ही लिख दे रहा हूं, बाकी इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब हम एनर्जी देंगे तो उसकी वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, जब वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रोसेस को हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा, मैं एक एटम ले लेता हूं, जैसे हमने एक एटम ले लिया हमारा एम, एक हमारा एटम है जो कि हमारा गैस स्टेट में है, और हम इसको अगर एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, यदि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो हम इसको एनर्जी देंगे, क्योंकि जो हमारा एटम है इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, तो इसको एनर्जी देते समय क्या देता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है बाहर हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमारा एम जो है हमारा एम पॉजिटिव में बदल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो बाहर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आईपी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड आईपी की वैल्यू, तो हमारा जो जे वाला ही एटम है इसको ही मिलेंगे, एम पॉजिटिव की गैस स्टेट में है। अब हम इसको जो एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, यदि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, हमारा बन जाएगा एम डबल पॉजिटिव गैस स्टेट और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, और जो है हमारा सेकंड आईपी है, हमारा सेकंड आईपी, सेकंड आईपी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें है, जब हम पहला एटम लेते हैं जो कि हमारा एम एटम है, जो कि हमारा एक गैसियस एटम है, इसको एनर्जी देने के बाद में हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकला और एम जो है हमारा एम पॉजिटिव में चेंज हो गया, दैट इज सेकंड आईपी, सॉरी दैट इज फर्स्ट आईपी। और इसके बाद में क्या होता है, हम एम पॉजिटिव जो कि गैस स्टेट में है इसको देंगे एनर्जी, तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन और बाहर हो जाएगा, वो हमारा एम डबल पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो हमारा बनेगा हमारा सेकंड आईपी की वैल्यू बनेगी। पर आप ये बात ध्यान रखिए, जो हमारा सेकंड आईपी की वैल्यू होती है, जो हमारा सेकंड आईपी की वैल्यू होती है वो हमारा फर्स्ट आईपी से कैसी होती है, अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है। इसका एक कारण ये है कि हम देखो यहाँ पे हमारा जो एम एक गैस एटम जो एटम है वो एक हमारा बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन की कमी वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल अपना आराम से है, तो उसको दी एनर्जी, इसने भाई अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तुम कह रहे यार हमें फिर से इलेक्ट्रॉन दो, फिर से एनर्जी देके फिर से उसके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। भाई यहाँ पे तो बेचारा वो गरीब हो ही चुका है, ठीक है, तुम उस गरीब से कह रहे हो भैया हमें और रुपया दो, तो और रुपया कैसे दे देगा भाई, देगा पर बहुत ही याद, देखो गरीब आदमी से अगर आप एक बार रुपए ले लेते हैं ना, तो वो कैसे भी करके जो है व्यवस्था करके आपको रुपए दे देगा। सोचते हैं चलो दोस्त है हमारा मांग रहा, चलो सहायता कर दो, पर यार उससे तुम एक बार रुपए ले चुके हो, फिर से अगर रुपए मांग रहे हो तो वो रुपए देगा तो, पर बहुत ही मन कसोट मसूट के तुम्हें रुपए देगा, बड़ा अंदर से जो है उसका मन जो है बहुत ही कसोट जाएगा, है ना। तो जो हमारा जो पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, पर जब दूसरी बार हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारा अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, हमें बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जब हमारा बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए हमारा जो सेकंड आईपी की वैल्यू होती है वो फर्स्ट आईपी से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड आईपी की वैल्यू होगी वो हमारा फर्स्ट आईपी से अधिक हो जाती है, क्योंकि दूसरी बार में इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की वैसे ही कमी है, तब भी उसे इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो बेचारा देगा, पर बहुत ही अधिक तुम्हें कहना पड़ेगा, वो तुझे हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, दादा हमें दे दो, हमें बहुत आवश्यकता है, तब देगा ना। अर्थात बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता या बहुत ही अधिक एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट आईपी की वैल्यू जो होगी हमारा, इसीलिए सेकंड आईपी की जो वैल्यू होगी हमारी फर्स्ट आईपी से अधिक हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पेरियोडिसिटी के बारे में। हम बात करते हैं इसकी पेरियोडिसिटी की, अर्थात इसका पेरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड, सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड।
along the period। सबसे पहले हम बात करते हैं along the period, ठीक है। along the period क्या होता है, यदि हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यदि किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यदि किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट अर्थात किसी पीरियड में हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो हमारा जो एटम का साइज होता है वो कैसा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। एटॉमिक साइज कैसा होता है हमारा, कैसा होता है हमारा, स्मॉल। कैसा होता है, स्मॉल हो जाता है। एटॉमिक साइज हमारा स्मॉल हो जाता है। जब हमारा स्मॉल हो जाएगा अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके जो बाहर होती हैं वो हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं। क्या होती है, हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जब हमारा एटम का साइज ही छोटा हो गया तो फिर हमारा जो है इसके जो आसपास की जो अगल बगल की ऑर्बिटल होंगी वो भी कम होंगी, क्योंकि हमारा साइज ही स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाहर जो होती हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि जब इसका साइज ही स्मॉल हो गया और परिभाषा होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के जितनी एनर्जी की आवश्यकता हो, बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता हो वो हमारा आईपी होता है। अब जैसे कि इसका साइज स्मॉल है तो इसमें ऑर्बिटल्स भी कम होंगी। मान ली इसमें ऑर्बिटल्स कम है, इसलिए ये वाली होगी हमारी वैलेंसी ऑर्बिट। क्या होगी हमारी वैलेंसी ऑर्बिटल हो गई, क्या होगी हमारी वैलेंसी ऑर्बिटल हो गई, बाहरी ऑर्बिटल हो गई है। अब देखिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस है जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा निगेटिवली चार्ज है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, हमारा आकर्षण होता है। क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन या आकर्षण होता है। अब देखिएगा जब इस न्यूक्लियस की इस बाहरी ऑर्बिट से डिस्टेंस ही कम है, इस न्यूक्लियस की इस बाहरी ऑर्बिट से डिस्टेंस ही कम है, तो इस न्यूक्लियस का इस बाहरी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बहुत ही अधिक रहता है, बहुत ही अधिक रहता है। कहने का अर्थ यह है कि ये वाला हमारा न्यूक्लियस जो है इस बाहरी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अधिक फोर्स से अपनी ओर खींचे रहता है, ठीक है। जब बहुत ही फोर्स से ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रहेगा, क्योंकि साइज ही छोटा है, ठीक है, क्योंकि साइज ही छोटा है, इसीलिए न्यूक्लियस हमारा जब बाहरी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बहुत ही फोर्स से अपनी तरफ खींचे रहेगा, क्योंकि साइज छोटा है ना, डिस्टेंस कम है, साइज छोटा है, तो हमारा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। और बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता जब होती है तो हमारा आईपी की वैल्यू कैसी होती है, अधिक। कैसी होती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई है। तो अलोंग द पीरियड जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज छोटा हो जाता है। तो एटम का साइज छोटा होने के कारण जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका जो है वैलेंसी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही हाई होता है। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही हाई होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अधिक एनर्जी की जब आवश्यकता होगी तो कहने का अर्थ है कि आईपी की वैल्यू भी अधिक, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड हमारे आईपी की वैल्यू अधिक होती है, ठीक है। और हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप के बारे में। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप। देखिए डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में हम यदि टॉप टू बॉटम आते हैं, यदि ग्रुप में हम किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम अर्थात ऊपर से नीचे आते हैं, किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज कैसा होता जाता है, एटॉमिक साइज हमारा बढ़ता चला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और इसका साइज बहुत ही बढ़ता चला जाएगा, तो इसके जो बाहर प्रेजेंट ऑर्बिटल्स होंगी वो भी बढ़ती चली जाएंगी, वो भी
बढ़ती चली जाएंगी। अब जब ऑर्बिटल्स बढ़ेंगी तो हमारा न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस की बाहरी ऑर्बिट्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही कम होगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ही ज्यादा है ना। जब इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी अट्रैक्शन भी इस पर बहुत ही कम होगा। जब इस पर अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा न्यूक्लियस का, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ी सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो डाउन द ग्रुप जो होती है वो हमारी आईपी की वैल्यू कैसी होती है? लो। कैसी होती है? लो होती है, क्योंकि हमारा साइज लार्ज होता चला जाता है टॉप टू बॉटम जाने पर। ठीक है, और हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला है हमारा साइज ऑफ द एटम। सबसे पहला है हमारा साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम। ठीक है, देखिए इसमें बात की गई है साइज ऑफ द एटम के बारे में। यदि हमारा एटॉमिक साइज बहुत ही लो होगा, मतलब हमारा एटॉमिक साइज जो होगा बहुत ही छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। एटम का साइज ही छोटा होगा, तो कहने का अर्थ है एटम का साइज छोटा तो ऑर्बिटल्स भी कम। ऑर्बिटल्स भी कम होंगी तो इस न्यूक्लियस का इस बाहरी ऑर्बिटल्स पर आकर्षण बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जब हमारा कैसा होगा? जब हमारा एटॉमिक साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो हमारा आईपी की वैल्यू कैसी होगी? तो हमारा आईपी की वैल्यू कैसी होगी? हाई। कैसे होगी? हाई होती है कि जब साइज ही स्मॉल है तो इस नाभिक का इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इसीलिए इस बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो हमारा एटॉमिक साइज स्मॉल, तो आईपी की वैल्यू हाई। ठीक है, और बात करते हैं जब हमारा एटॉमिक साइज कैसा होगा? लार्ज होगा। कैसा होगा? लार्ज होगा। जब हमारा एटॉमिक साइज लार्ज होगा तो इस वाले नाभिक का इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होगा तो हमारा आईपी की वैल्यू भी कैसे होगी? कम होगी, क्योंकि भाई जब अट्रैक्शन फोर्स कम तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी हमें थोड़ी सी एनर्जी की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो जो इसमें आईपी की वैल्यू भी लो होगी। ठीक है, तो एटॉमिक साइज कैसा होगा? एटॉमिक साइज लार्ज। एटॉमिक साइज लार्ज, आईपी की वैल्यू लो। आईपी की वैल्यू लो। एटॉमिक साइज लार्ज, आईपी की वैल्यू लो। एटॉमिक साइज स्मॉल, आईपी की वैल्यू हाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ द एटम के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा फैक्टर्स। अब इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है जो न्यूक्लियस में चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यदि हमारा न्यूक्लियर में हमारा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब हमारा न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली ही चार्ज होगा। यदि न्यूक्लियस में हमारा चार्ज हाई होगा, यदि न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा? हाई होगा। ठीक है, यदि न्यूक्लियस का चार्ज हमारा जब हाई होगा, जब न्यूक्लियस का चार्ज हमारा कैसा होगा? हाई होगा, तो हाई चार्ज होने के कारण ये हमारा बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता रहेगा। जब जो बहुत ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी। जब हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हमारा आईपी की वैल्यू भी तो हाई होगी भाई। आईपी की वैल्यू भी तो हाई होगी। ठीक है, तो जब हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ही अधिक अट्रैक्शन फोर्स से बांधे रखेगा, तब हमारा आईपी की वैल्यू भी हाई होगी। यदि और हमारा जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही बहुत ही कम होगा, ठीक है, तो वो उसका जो है इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज ही कम है तो आकर्षण भी कम।
तो आकर्षण कम तो आईपी की वैल्यू भी लो, आईपी की वैल्यू भी लो हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई है। तो ये बात होती है हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, ये बात होती है हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारा इसके अगल बगल ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसके अगल बगल क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे भी ऑर्बिटल्स ले लो। तो हमारा ये है वैलेंसी ऑर्बिट और ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और वैलेंसी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि ये दोनों जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा जो होते हैं, ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियस और वैलेंसी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये जो होंगे वो न्यूक्लियस और वैलेंसी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच एक स्क्रीन का वर्क करते हैं। इसका वर्क करते हैं, एक स्क्रीन का वर्क करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच, न्यूक्लियस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारा स्क्रीन का वर्क करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, अब जब हमारी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू कैसी होगी, हमारी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू जब लो होगी तो हमारा आईपी की वैल्यू हाई हो जाती है। कहने का अर्थ है जब हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू कैसी होगी, लो होगी। जैसे यहाँ पे मान लो एक दो स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे हम स्क्रीन केवल एक ही रखें, यहाँ पर हम स्क्रीन के रखें एक ही रखें, यहाँ पे दो स्क्रीन लगी हुई हैं, यहाँ पर दो स्क्रीन लगी हुई हैं, यहाँ पर हम स्क्रीन केवल एक ही रखें, यहाँ पे इनके बीच में केवल एक ही स्क्रीन है, इसको अगर हम घटा दें, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू को हम घटा दें तो आईपी की वैल्यू हाई हो जाती है। उसका कारण यह है कि जब इसके ऑर्बिटल्स को ही घटा दिया तो जो हमारा नाभिक का जो है इससे डिस्टेंस कम ही हो जाएगी। जब इससे डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये नाभिक का इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाएगा। जब हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हमारे आईपी की वैल्यू भी हाई हो जाती है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू लो होगी तो आईपी की वैल्यू हाई हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं उसका अगला। अब हम बात करते हैं हाफ फील्ड एवं फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। हम बात करते हैं हाफ फील्ड एवं फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड एवं फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड एवं फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। ऐसे सभी एटम जिनकी ऑर्बिटल्स जो होंगी वो हाफ फील्ड हो या फुल्ली फील्ड हो। ठीक है, वो कैसे होंगे, वो स्टेबल होंगे अदर ऐसे एटम्स की अपेक्षा जिनकी ऑर्बिटल्स ना हाफ होंगी ना फुल्ली होंगी। ठीक है, तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो अदर एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक स्टेबल होती हैं। यदि अधिक स्टेबल होंगी तो उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब हमें बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होंगी उनकी वैल्यू कैसी होगी, हमारे आईपी की वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यदि हम इसका बनाए तो हमारे बनेगा 1s2 2s2 और 2p3 और बनेगा 2p3। ठीक है, 2 2 4 5 7। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा p होता है उसमें हमारे होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा हाफ फील्ड, ये हो गया हमारा हाफ फील्ड, ये हो गया हमारा हाफ फील्ड। ठीक है, और बेरिलियम जो होता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसके बनाएंगे बनेगा 1s2 और बनेगा 2s2 और इसमें होती है एक ही तो बनेगा हमारा ये माने हो जाएगा फुल्ली फील्ड, ये हो जाएगा हमारा फुल्ली फील्ड। ठीक है, तो ये वाला हाफ फील्ड है, ये वाला फुल्ली फील्ड है। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड जो
जो हमारी इतनी भी ऑर्बिटल्स होंगी जो ठीक है, उनके लिए आईपी की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो हमारी अधिक स्टेबल होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो हम बात करते हैं अब। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, अब हम अगला हेडिंग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। हमारी 4 टाइप की होती हैं ऑर्बिटल, एस, पी, डी और एफ। जो हमारी एस ऑर्बिटल होती है, जो हमारी एस ऑर्बिटल होती है, जो हमारी एस ऑर्बिटल होती है वो हमारे नाभिक के बहुत ज्यादा पास होती है, पी थोड़ा दूर, डी उससे दूर और एफ भी उससे भी दूर होती है। अब देखिए, जो नाभिक के जो बहुत ही पास हमारी एस ऑर्बिटल है, इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे उनको निकालने के लिए हमें हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस के पास में है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो एस ऑर्बिटल होगा इसके लिए आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उससे कम पी, उससे कम डी और उससे कम एफ के लिए होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, पोलराइजेशन, डिफाइन पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, एक्सप्लेन फैजान रूल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हमारा पोलराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन, ठीक है, क्या होता है पोलराइजेशन? जब हमारा कैटायन और एनायन जब हमारे एक दूसरे के पास पास में आते हैं तो कैटायन के द्वारा हमारा एनायन की शेप डिस्ट्रॉयड हो जाती है। जब हमारा कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास पास में आते हैं तो कैटायन के द्वारा हमारा एनायन की शेप डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो एनायन हमारा पोलराइज हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला पोलराइजिंग पावर के बारे में। पोलराइजिंग पावर के बारे में, तो पोलराइजिंग पावर में देखते हैं हम, यहाँ पे हमने देखा कि जो कैटायन आया एनायन के पास में तो एनायन की शेप हुई डिस्ट्रॉयडेड। किसकी हुई? एनायन की शेप हुई विकृत, अर्थात एनायन की शेप कैसे हुई? डिस्ट्रॉयडेड हुई। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ है कैटायन नहीं तो कुछ ऐसा कुछ क्या होगा जिससे एनायन हमारा डिस्ट्रॉयडेड हुआ है, तो वही चीज होती है हमारी पोलराइजिंग पावर में। पोलराइजिंग पावर का अर्थ है किसकी पावर? विकृत कौन हुआ? विकृत हुआ हमारा एनायन। पावर किसने लगाई? कैटायन ही लगाई होगी भाई। ठीक है, कि विकृत हमारा एनायन हुआ है तो पावर हमारी कैटायन ने ही लगाई होगी। तो इसमें हम लिखेंगे कैटायन की ऐसी पावर, कैटायन की ऐसी पावर जिसके कारण हमारा एनायन की शेप डिस्ट्रॉयड हो जाती है, वो हमारा पोलराइजिंग पावर कहलाता है। तो कैटायन की ऐसी पावर जिसके कारण एनायन की शेप डिस्ट्रॉयड हो जाती है वो हमारा पोलराइजिंग पावर कहलाता है। तो पावर किसकी? कैटायन की शेप हुई है डिस्ट्रॉयड एनायन की। ठीक है, इसलिए पावर किसकी? कैटायन की। अगला हम बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी के बारे में। अगला हम बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी के बारे में। पोलराइजेबिलिटी, अगला हम बात कर लेते हैं पोलराइजेबिलिटी के बारे में। पोलराइजेबिलिटी में क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी में क्या होता है? अब देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि पावर लगाई कैटायन ने, शेप डिस्ट्रॉयड हुई एनायन की, तो वही होता है पोलराइजेबिलिटी में। एनायन की एनायन की एनायन की शेप को डिस्ट्रॉयड करने के लिए, ठीक है, एनायन की शेप का विकृत होना, एनायन की शेप का विकृत अर्थात एनायन की शेप का डिस्ट्रॉयड होना हमारा पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। पोलराइजिंग पावर, कैटायन की ऐसी पावर जिसके कारण एनायन की शेप डिस्ट्रॉयड हो जाए, दैट इज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेबिलिटी ऐसी पावर, सॉरी, पोलराइजेबिलिटी एनायन का की शेप का विकृत होना पोलराइजेबिलिटी कहलाता है, वो होता है हमारा पोलराइजेबिलिटी होता है। ठीक है, अगला होता है फैजान रूल। करते हैं फैजान रूल के बारे में। फैजान ने अपने रूल में एक बात कही थी, उन्होंने ये बताया कि जब पोलराइजेशन हाई होता है, जब पोलराइजेशन हाई होता है, जब पोलराइजेशन हाई होता है, कैसा होता है? हाई होता है। जब पोलराइजेशन हाई होता है, ठीक है, तो उसमें जो है कोवेलेंट की नेचर पाई जाती है, तो उसमें
कोवैलेंट की नेचर पाई जाती है, कोवैलेंट की नेचर पाई जाती है। कोवैलेंट का मतलब होता है एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है जब हमारा पोलराइजेशन हाई होता है। मतलब यार इस पर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ते चले जाओ और इस पर नेगेटिव नेगेटिव बढ़ते चले जाओ तो एक दूसरे के पास में आएंगे। जब पास में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो कहने का अर्थ जब इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बन रहा है। ठीक है, तो जब पोलराइजेशन हाई होगा तो हमारा कैसे पाई जाएगी नेचर? कोवेलेंट नेचर पाई जाती है। ठीक है, और जब हमारा पोलराइजेशन कैसा होता है? लो होता है। जब हमारा पोलराइजेशन कैसा होता है भाई? लो हो जाता है। पोलराइजेशन हमारा लो हो जाता है तो उसमें हमारे आयनिक नेचर पाई जाती है, जो उसमें आयनिक नेचर पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें आयनिक नेचर पाई जाती है। फैजान ने रूल में बताया कि जब पोलराइजेशन हाई होता है तो कोवैलेंट नेचर पाई जाती है, अब पोलराइजेशन लो होता है तो उसमें आयनिक नेचर पाई जाती है। आयनिक नेचर मतलब होता है उसमें एनायन होगा, एक कैटायन होगा। यदि हम NaCl को तोड़ें, यदि हम NaCl को तोड़ें तो वो Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो ये हमारी होती है आयनिक नेचर की। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कैटायन और एनायन के मिलने से ही तो बना है ना NaCl, तो जो होगी हमारी आयनिक नेचर पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात इसी के साथ, ठीक है, ठीक है, इसी के साथ अपने लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो लगभग सभी फिनिश हो जाते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही अपने चैनल पे वीडियो वगैरह प्रोवाइड कराया हुआ है, उसके टाइप्स के बारे में, क्या होता है वान डेर वाल्स फोर्स, तो इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको ये पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए छात्रों, हम बात करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में केवल इतना अंतर है, मैंने बताया भी था आप लोगों को। रेजोनेंस में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो होते हैं रोटेट। ठीक है, बाकी हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के आधार के मतलब स्थान पर केवल हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो हम ये बनाएंगे कि ऐसा स्पेशल रेजोनेंस जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन के स्थान पर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन के स्थान पर हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्या आता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है, वो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। पाई इलेक्ट्रॉन के आधार पर जहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आधार पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो इसकी अगर हम प्रभाव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है, तो डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन को हम जानते हैं 3 नामों से। इसका पहला नाम है हमारा बाकर नाथन इफेक्ट। क्या नाम है? बाकर, इसका पहला नाम है हमारा बाकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, दूसरा नाम है इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस। और तीसरा नाम है इसका सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। पहला नाम है इसका बाकर नाथन इफेक्ट, दूसरा नाम है इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस और तीसरा इसका नाम है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्योंकि इसका बाकर नाथन ने इसकी खोज की थी इसलिए इसका नाम बाकर नाथन इफेक्ट हो गया है। नो बॉन्ड और पाई सिग्मा। इसके बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। तो चलते हैं, इसके एग्जाम्पल बाय से प्रोपेन लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। प्रोपेन का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, शायद सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2 है ना। तो प्रोपेन का हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड से CH2 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें डबल हेड और लगाएंगे कि रेजोनेंस ही की तरह ही काम होगा इसका। बस ये अंतर है कि यहाँ पे भाई सिग्मा है
रेजोनेंस में हमारा पाई था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये वाला हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये रह जाएगा। अब जो कि ये वाला यहाँ पे आया इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये वाला इसके ऊपर ही बॉन्ड आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इसे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आया इसीलिए तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है चढ़ा है ना, तो सिग्मा के ट्रांसफर होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसके लिए सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। बाकी इसके और भी बनेंगे स्ट्रक्चर्स, वो हम देखते हैं नीचे। सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड हट गया, अब इसका बॉन्ड हटेगा, इसका बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पर भी यही चीज रहेगी, यहाँ पर हम यही चीज होगी सेम। अब ये हाइड्रोजन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी हो गया, बचा है ये हाइड्रोजन, इसमें भी यही चीज होगी सेम। यहाँ पर ये और इसके ऊपर यहाँ पे ये हो गया ना, इसके ऊपर ये और यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं आएगा और यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन के ऊपर आ गया है, ठीक है। इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं प्रेजेंट है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आया है तभी ना पाई इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्थान से गया है, इसीलिए इसे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। तो हमारा दूसरा है मीजोमेरिक इफेक्ट, दूसरा है हमारा मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा है मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, हमारा मल्टीपल बॉन्ड का जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड में प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की ओर ट्रांसफर होगा। कोई भी बॉन्ड है जो मल्टीपल बॉन्ड है, कहने का अर्थ है इसमें 2 बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ पे 3 भी बॉन्ड हो सकते हैं, उन मल्टीपल बॉन्ड में के जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा उसका ट्रांसफर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की ओर होना हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम CH2, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH